Good morning students, let us start our today's class. So in last class we learned about permutation. We learned that permutation, let me share the screen. First we will recall what we learned in last class, then we will start. Okay, screen is visible, no problem? Yes, sir. Okay. Someone is waiting at the lobby. Let me admit her. Okay, so it's आज कितना है 19th है आज 18th है 18th 2022 ओके सो परमुटेशन हम लोग पढ़ रहे थे इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि रिकॉल करते हैं कि क्या सीखा था हम लोगों ने सीखा था कि अगर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इसमें से अगर r ऑब्जेक्ट को हम उठा लेते हैं इसमें से अगर r ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं तो यही r ऑब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा जो कॉम्बिनेशन नहीं जो r ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट बनेगा विथ ए प्रॉपर ऑर्डर माने अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स विथ प्रॉपर ऑर्डर के साथ विथ प्रॉपर ऑर्डर इज नोन एज परमुटेशन ऑफ n फ्रॉम r ऑब्जेक्ट्स दैट इज डिनोटेड एज np कैपिटल R. ये हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था. कैन यू रिकॉल एवरीवन? कैन यू रिकॉल दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो टुडे वी वांट टू लर्न हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि ये npr का फॉर्मूला क्या होगा. सो वी वांट टू लर्न फॉर्मूलाज फॉर npr. टुडे वी वांट टू लर्न फॉर्मूलाज फॉर npr माने n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेके अरेंजमेंट बनाया जहां पर एक प्रॉपर ऑर्डर है ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर है प्रॉपर तब उसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम r इन r ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज डिनोटेड एज npr और उसका क्या फॉर्मूला होगा ये हम लोग सीखना चाहते हैं. सो देयर आर 3 थ्योरम्स 3 थ्योरम है जो हम लोग सीखेंगे. देयर आर 3 थ्योरम्स जो हम लोग सीखेंगे. फर्स्ट थ्योरम इज सेइंग एवरीवन लुक एट योर बुक. फर्स्ट थ्योरम इज सेइंग derivation. So we want to learn this article derivation of formula for npr. npr का फॉर्मूला हम लोग सीखना चाहते हैं. सो जस्ट a minute. सो फर्स्ट थ्योरम जो है where is the first theorem? So it is the first theorem for derivation of formula for npr. It is saying that the number of permutations of n different objects taken r at a time with repetition allowed is n to the power r. माने कैसा है एक एग्जांपल से समझाए तो जैसे मान लो मैं बोला कि आप p q r s t फिर से एक बार r फिर v यू यूज ऑल दोज लेटर्स ये सब में से यही सब लेटर में से 4 लेटर को उठा के वर्ड्स बनाते रहो जहां पर जो लेटर्स होंगे जरूरी नहीं है कि हर एक लेटर डिफरेंट हो.
माने कोई एक ऐसा लेटर भी बना सकता है 4 वर्ड का, पी 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 पी, ये भी एक लेटर हो सकता है, ये भी एक वर्ड हो सकता है ऐसे 4 लेटर का। सो इस तरह के जब रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तब परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, n टू दी पावर r, जहां पर n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r है कि उसमें से कितने ऑब्जेक्ट को उठाना है। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है, 5 है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 5। सो n का वैल्यू इस प्रॉब्लम में होगा 5 और r का वैल्यू होगा 4, जैसे p लिया। सो योर आंसर शुड बी 5 टू द पावर 4। So it is our first theorem. If you start writing in your book, so start writing in your copy that theorem 2, the number of permutations, the number of permutation when repetition of n objects, the number of permutation of n objects taken r at a time when repetition is allowed is n to the power r। और इसका प्रूफ कुछ नहीं है, प्रूफ हम लोग देखे हैं ऑलरेडी। इस तरह के प्रूफ कैसे, r पोजीशन है, ऐसे r पोजीशन होंगे और हर एक पोजीशन में आपको n एलिमेंट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ भी n एलिमेंट, यहाँ भी n एलिमेंट, यहाँ भी n एलिमेंट, ऐसे करते करते n एलिमेंट का ऑप्शन हर जगह रहेगा। तो r एलिमेंट्स हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था वहां पे बोला गया था कि ये सब पॉसिबिलिटीज का ऑप्शन जो है सब प्रोडक्ट हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा n टू द पावर r। दिस इज द बेसिक प्रूफ। प्रूफ ना भी समझो चलेगा, बट ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए कि n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका परमुटेशन टेकन r एट ए टाइम विथ द रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड कर दे तब उसका हो जाएगा n टू द पावर r। समझ में आया सबको ये बात? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट थ्योरम 2, अगर रिपीटेशन को अलाउड ना करे तब क्या होगा, अगर रिपीटेशन को अलाउड ना करे। देखो ये हम लोग ऑलरेडी किए हैं इस तरह के एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 में। अगर रिपीटेशन को अलाउड ना करें हम तो एक प्रॉपर ऑर्डर में ले रहे हैं, जैसे कि मान लो 3 पोजीशन है तो यहाँ पर हम n एलिमेंट को ले सकते हैं, बट इसके लिए एक एलिमेंट कम हो जाएगा, n-1 एलिमेंट हो जाएगा। इसके लिए एक और कम हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। ऐसा ही ना था जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे पहले एलिमेंट के लिए ऑप्शन था 9 एलिमेंट, बट दूसरे के लिए हो गया था 8 एलिमेंट, तीसरे के लिए हो गया था 7 एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तुम यहाँ पर 9 एलिमेंट ले चुके हो, यहाँ पर ऑप्शन ले चुके हो सारे एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर जिसको लिए हो वो अब यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर ओनली 8 ऑप्शन होगा। अब ये दोनों अब यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है ये दोनों अब नहीं आ सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 7 एलिमेंट। इस तरह का था ना एग्जाम्पल हम लोग किए थे, कैन यू रिकॉल? एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था 7.1 में। सो लिखो the number of permutation, next is the number of permutation of r elements of n elements, n is total number of elements taken r at a time with repetition is not allowed is। देखो इसको समझो, फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं क्या होगा, बट कैसे आया समझो। मान लो कि टोटल 5 एलिमेंट है, उसमें से तुम्हें 3 एलिमेंट को लेके परमुटेशन बनाने के लिए बोला गया है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 3 पोजीशन ऐसे होंगे। एक एग्जांपल से समझो फॉर्मूला कैसे आया है।
इसके लिए पोजीशन होगा 5, इसके लिए पोजीशन होगा 4 और इसके लिए ऑप्शन होगा 3। तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा 5 4 3। माने जब 3 बोला था 5 से लेके 3 तक का प्रोडक्ट होगा। ये 5 4 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर अगर हम फैक्टोरियल 5 डाल देते हैं, अगर हम ऊपर फैक्टोरियल 5 डाल देते हैं तो क्या होगा, ऊपर मैंने एक्स्ट्रा कितना लिखा, अब ऊपर केवल 5 4 3 था, मैंने एक्स्ट्रा और फैक्टोरियल 5 में 2 है 1 भी है, तो ऊपर 2 और 1 को एक्स्ट्रा लिखा है, माने नीचे डिवीजन में मुझे 2 देना होगा, फैक्टोरियल 2 डिवीजन में देना होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 5/5 - 3 का होल फैक्टोरियल। माने टोटल नंबर ऑफ n जितना है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई a दोनों का सब डिफरेंस करने से जितना आएगा वो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो NPR का फॉर्मूला इस केस में होगा फैक्टोरियल n, और पूरा फैक्टोरियल n तो नहीं आएगा, r+1 पे जाके रुक जाना चाहिए था, बट हम जब फैक्टोरियल n ले चुके हैं माने 1 तक प्रोडक्ट ऊपर ले चुके हैं, तो मुझे डिवीजन में देना होगा कि n और r का जो डिफरेंस होगा n - r का होल फैक्टोरियल। जैसे यहां पर आंसर केवल था 5 4 3, उसको एक फैक्टोरियल के फॉर्म में थ्योरम बनाने के लिए हमने ऊपर पूरा फैक्टोरियल 5 डाल दिया जबरदस्ती, तो ऊपर आप एक्स्ट्रा फैक्टोरियल 2 लिखे हैं, उसी फैक्टोरियल 2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस। सो ऐसे ही ये फॉर्मूला आया है कि फैक्टोरियल n/n - r का होल फैक्टोरियल, कि अगर रिपीटेशन को हम अलाउड ना करते हैं तो ये होगा आंसर। समझ में आया सबको? Yes, sir. फैक्टोरियल 5 4 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ में आए कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। सो नेक्स्ट थ्योरम 3, लास्ट थ्योरम। अब ऐसा है कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो खुद डिस्टिंक्ट नहीं है, जो एलिमेंट्स लेके तुमको मैं परमुटेशन बनाने के लिए बोला वही n एलिमेंट जो है वो खुद डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है माने कैसा, मैंने बोला कि P Q R S T, फिर से P, फिर से V R S, यही सब टोटल एलिमेंट में से ये जितने भी एलिमेंट है इनमें से 3 लेटर्स को लेके आप वर्ड्स बनाओ, 3 लेटर्स को लेके वर्ड्स बनाओ। और अब कैसा हो गया देखो, अब ये जो एलिमेंट है दीज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये सब अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है ना, अब डिस्टिंक्ट नहीं रहा, तो इस केस में परमुटेशन कितना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना परमुटेशन कर रहा था वहां पर एलिमेंट ही खुद डिस्टिंक्ट था, बट अब अगर एलिमेंट खुद डिस्टिंक्ट नहीं रहता है तब परमुटेशन उसका कैसा होगा। तो ऐसा होगा, इसका आंसर होगा कि ये जो एलिमेंट्स है ए है, नेक्स्ट थ्योरम 3 ए है। आपको बोला गया है कि परमुटेशन बनाओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, इसको तो हम बार बार फॉर्मूला में n यूज कर रहे हैं। इसमें से मान लो कि n में से p एलिमेंट एक तरह के हैं, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल जो लिया था उस एग्जांपल से देखो, यहां पर जो एग्जांपल लिया था यहां पर कितना एलिमेंट बराबर है, जैसे 1 2 सेम काइंड के एलिमेंट कितना है 2 है, ये दोनों p सेम काइंड के एलिमेंट है और ये दोनों एक दूसरे काइंड के एलिमेंट है। तो टोटल नंबर यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर होना चाहिए 9 डिवाइडेड बाई जितने एलिमेंट सेम काइंड के हैं, जैसे पहला एलिमेंट 2 तरह के सेम काइंड के था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, फिर एक r भी है सेम काइंड के तो इससे भी डिवाइड, फैक्टोरियल 2 और से डिवाइड, माने PR ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ सेम काइंड, फर्स्ट एलिमेंट जो सेम काइंड के हैं, R जो है ये भी एक सेम काइंड के एलिमेंट है बट दे आर सेकेंड काइंड ऑफ सेम, माने कोई दूसरे तरह के एलिमेंट जो सेम बराबर हो रहा है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा टोटल नंबर जितना एलिमेंट है दैट इज डिवाइडेड बाई जितने सेम काइंड के एलिमेंट है, पहले कितने काइंड के एलिमेंट है उससे डिवाइड, दूसरे कितना काइंड के एलिमेंट सेम है उससे डिवाइड। हो सकता था कि अगर मैं एक और p यहाँ पे इंक्रीज कर दूं तब पहले a डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 3 से, p बराबर था इसीलिए, दूसरा a डिवीजन हो जाएगा फैक्टोरियल 2 से, यहाँ पर एस भी बराबर है
एस भी बराबर है, इसीलिए 1 और फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड हो जाएगा प्रोडक्ट में। माने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से हम डिवाइड हमेशा करते रहेंगे जितना एलिमेंट बराबर काइंड के है। मान लो पहला एलिमेंट P1 टाइप के बराबर हो गया, दूसरा एलिमेंट P2 संख्या ऐसे बराबर है, तीसरा P3 एलिमेंट ऐसे बराबर है, तो ऐसे करते डिवीजन हम करते जाएंगे। समझ में आया सबको ये बात? कैसे एप्लीकेशन है? अभी थोड़ी देर में एक्सरसाइज होगा तो समझ में आएगा और अच्छे से ये सब थ्योरम। सो लिखो, ये नेक्स्ट जो थ्योरम है, एक ही बार में मैं थ्योरम 4 जो है उसी को लिखा देता हूं, ये जनरलाइजेशन है। जैसे थ्योरम 3 में क्या बोल रहा है? थ्योरम 3 में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, माने n में से p एलिमेंट एकदम बराबर है, तब हो जाएगा, बाकी सब डिफरेंट है इस केस में, बाकी सब डिफरेंट है, तब हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p। यहां पर एक एलिमेंट ऐसे सेम काइंड के था। और नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, माने टोटल एलिमेंट n है, उसमें से p1 ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड का, p2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, दूसरे सेम तरह के हैं, p के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक सेम तरह के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ये सब का प्रोडक्ट। जितने भी ये प्रोडक्ट है ये सब का प्रोडक्ट, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, डॉट 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 pk फैक्टोरियल। जैसे यहां पर इस एग्जांपल से देखो, यहां पर टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट है, तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई, देखो a कितने तरह के हैं, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 से पहला डिवीजन इनटू, अब देखो l कितनी बार है, l है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, उसके बाद और कोई रिपीटेशन और कोई एलिमेंट नहीं, अब h है, b है और d है, दे आर डिफरेंट, तो आप और नहीं लेंगे, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। मान लो यहां पर और मैंने इंक्रीज कर दिया c और c, दो मैंने इंक्रीज कर दिया, या फिर c इंक्रीज कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब हो जाएगा 11, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय नीचे एक बार और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। समझ में आया? एक थ्योरम 4 जब एलिमेंट्स क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा, एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो हम देखेंगे कि कितने एलिमेंट बराबर टाइप के हैं, वो सबसे डिवीजन कर देना होगा। खुद से लिख सकते हो थ्योरम 4, बुक देख के कॉपी में लिखोगे अपने से। यस थ्योरम 4 होमवर्क के फॉर्म पर आप लोग अपने कॉपी से इसको लिखना। अब आगे ये जो एग्जाम्पल्स है ये सब आप लोग देखोगे तो आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। जैसे इनमें से तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये एग्जाम्पल जो 9 है इसका आंसर देखो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यही होगा इसका आंसर। फिर एग्जाम्पल 10, ये भी आप लोग जितने एग्जाम्पल आप देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आप समझ सकते हो। तो एक बार अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार और मैं रिकॉल करा दूंगा कि इसका आंसर क्या क्या फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे हैं। तो फॉर्मूला टोटल एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जितना फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा। ये बोल रहा है कि पहले n ऑब्जेक्ट्स सबके सब डिफरेंट है, n एलिमेंट ही डिफरेंट है, उनमें से r को उठाओ और रिपीटेशन अलाउड कर दो, रिपीटेशन अलाउड, तब आंसर हो जाएगा कितना, रिपीटेशन अलाउड कर दे तो कितना होगा, पहला थ्योरम कितना होगा, n to the power r, n to the power r, गुड। नेक्स्ट है कि n डिफरेंट एलिमेंट्स है, n डिफरेंट एलिमेंट्स है, उनमें से r को लेके परमुटेशन बनाना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब क्या होगा आंसर, NPR n factorial by n minus r factorial. गुड गुड गुड, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, जिसको हम npr से भी लिखते हैं, दिस इज npr, npr से भी लिखते हैं, सही है। और लास्ट हम एक तरह के सीखे हैं कि n एलिमेंट में से नॉट नेसेसरीली डिफरेंट, ये सब डिफरेंट नहीं है, नॉट नेसेसरीली डिफरेंट, ये सब डिफरेंट नहीं है, उनमें से मान लो p1 एक टाइप के एलिमेंट है जब जिसका संख्या है p1, दूसरा टाइप के है जिसका संख्या है p2, ऐसे करते करते कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा टोटल एलिमेंट। मान लो लास्ट जो सेम तरह के एलिमेंट है वो है p के संख्या, तो आप क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई
P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, डॉट 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 Pk फैक्टोरियल। हैप्पी? सब लोग खुश हो? Yes, sir. एक्सरसाइज Yes, शुरू किया sir. जाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम देखो, क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 3 डिजिट नंबर बनाना है, यूज करना है 1 से लेके 9 तक। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, सो 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आर नो डिजिट इज रिपीटेड, ए एक इंपॉर्टेंट मार्क है, 1 to 9 ए एक इंपॉर्टेंट मार्क है, 3 डिजिट ए इंपॉर्टेंट मार्क है, और हाउ मेनी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन है। आप बताओ इस क्वेश्चन में आर इक्वल टू कितना? व्हाट इज आर? 3. बाकी लोग कोई जवाब नहीं आ रहा है। बाकी 3, sir. 3। 3, sir. और एन इक्वल टू कितना? 9. 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट है? 9। ओके 9, sir. ओके, आप मुझे बताओ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? N factorial n by factorial n minus n r. minus r। r by बस factorial. आंसर हो चुका है, कुछ नहीं है। अब माने 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल माने 6 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना होगा? देखो 9 फैक्टोरियल में 9 8 7, उसके बाद तो फिर से 6 फैक्टोरियल है ना, 6 से लेके फिर से 1 तक, और नीचे 6 फैक्टोरियल है। Yes, sir. 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल गया, ऊपर 9 8 7 का प्रोडक्ट जितना होगा, 9 8 7 का प्रोडक्ट जितना होगा। और यही तो आप लोग सीखे हो, ये जो 9 8 7 का जो प्रोडक्ट है, आप लोगों को इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप लोगों का इसमें भी था, एक्सरसाइज 7.1 में भी था। वहां पर मैं कैसे सिखाया था कि 3 पोजीशन है 1 से लेके 9 तक। अब 3 पोजीशन है, पहले में 1 से लेके 9 तक सब आ सकता है, दूसरे में 1 से लेके 9 तक में से जो यहां पर आ गया है वो नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन नो डिजिट इज रिपीटेड बोला है, इसीलिए यहां पर होगा 8 ऑप्शन और यहां पर होगा 7 ऑप्शन। और यहां पर भी देखो आंसर आया है 9 8 7। फील कर पा रहे हो पिछले चैप्टर के जैसा सेम क्वेश्चन कैसे परमुटेशन यूज करके मैंने किया, फॉर्मूला यूज करके? Yes, sir. Yes, sir. yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इससे ये प्रॉब्लम हो गया। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा बताओ? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से सेम काइंड के क्वेश्चन, बस 4 डिजिट नंबर बोला गया है। कितना होगा इसका आंसर? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर है, कितना 4 डिजिट का संख्या है जिसमें कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, कोई डिजिट एक दूसरे से रिपीट नहीं होगा, ऐसे कितने 4 डिजिट का नंबर है? Sir, 24. पहले मुझे बताओ यहां पर एन कितना है? Sir, 9. नहीं रे, यहीं पर गलती कर चुके हो बेटी, यहीं पर हो गया है गलती। तो 10 Sir, 10, sir. 10 होगा। Zero- अरे zero भी डिजिट होगा। कितना है? जीरो भी तो एक डिजिट है। नंबर जो बनता है वो कहां से बनता है? नंबर कोई भी नंबर बनता है 0 से लेके 0 1 2 ये सब से लेके 9 तक को यूज करना है तुम्हें 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है? n इक्वल टू 10। उसमें से बोला है कि 4 डिजिट नंबर बनाओ तो r इक्वल टू 4। आप बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब है आंसर होगा 10p4, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6। 10 और 6 4 का जो डिफरेंस होगा माने 6 फैक्टोरियल 6। सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? Yes, sir. अच्छा, yes sir।
तो कृपा पूर्वक मुझे धन्य कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता के, अगर समझ में आ गया है तो। सब सेम क्वेश्चन है, सबसे मुझे आंसर चाहिए, धन्य हो जाएगा मेरा दिन। क्वेश्चन नंबर 3 बता दो क्या होगा। पहले मुझे वो बताओ, टोटल 3 डिजिट इवन भूल जाओ, इवन को तुम भूल जाओ, बस इतना बताओ कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। पहले मुझे इतना बताओ, इवन वर्ड को भूल जाओ, मान लो क्वेश्चन में इवन वर्ड नहीं है, इसको गायब करो। आप तो बता सकते हो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। पी के फॉर्म में ही बताओ, मुझे कैलकुलेट करके आंसर नहीं चाहिए, पी के फॉर्म में बताओ, फैक्टोरियल के फॉर्म में, पी के फॉर्म में। कितना होगा? 6p3 6p3, करेक्ट, 6p3 एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बताओ, ये अगर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट है, इसमें से इवन कितना होगा, ये बताओ। तुम लोग पहले एक लाइन सोचो कि ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर नंबर लाइन में कैसा आता है, ऑड नंबर इवन नंबर कैसा है, उसका कोई रिलेशन है ऑड और इवन का? कोई क्या बता रहे थे? अल्टरनेटिव। सुनाई नहीं दिया, एक बार और बताओ। अल्टरनेटिव। डिटर्मिनेटिव क्या बोल रहे हो? ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑल्टरनेटिव, ओके, यू आर सेइंग अल्टरनेटिव। हाँ ऑल्टरनेटिव है, हाँ थोड़ा सा हिंट तरफ है। अच्छा देखो, खुद जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इसको पहले कैलकुलेट कर लो कितना आता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, माने ऊपर रहेगा 5 6 5 4, माने कितना होगा 120 तक कैलकुलेट कर चुके हो। अब जब कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो ना, तो देखना कि आंसर इसका क्या दिया हुआ है, आंसर से तुम्हें हिंट मिलेगा कि क्या हो सकता है, आंसर से तुम्हें बहुत सारा हिंट मिल सकता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या आंसर है आप देखो, उससे मुझे बताओ कि लॉजिक क्या है। थोड़ा सा सोचना तुम लोगों को होगा, नहीं सोचोगे तो कैसे सीखोगे। ये सबको मैं इरेज करता हूं तब तक। सर 60। हाँ, क्यों 60 दिया हुआ है आंसर? आप बताओ लॉजिक क्या है। अब आंसर देख चुके हो तो लॉजिक बताओ। आंसर 60 दिया हुआ है ना? डिजिट है। आंसर कितना दिया हुआ है? 3 ऑड डिजिट है और 3 इवन डिजिट। आंसर कितना दिया हुआ है? सर ऑड इवन तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे डिजिट का माइनस होगा ना सर, प्लस 60 का आ रहा है ऑप्शन। ऑड इवन, तुम्हारा कहना सही है कि ऑड इवन यूनिट वाले डिजिट में कौन है वो देखे डिसाइड होगा। सही बोले हो कि यूनिट वाले डिजिट पर कौन है वो देख के डिसाइड होगा। तो अगर यही हिसाब से बोला जाए, तुम लोग इसको, इसका आंसर ऐसे भी समझ सकते हो। देखो टोटल कितना पॉसिबिलिटी, देखो मान लो कि तुम परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हो, टोटल कितना डिजिट बनाने के लिए बोला है कि 3 डिजिट नंबर्स बनाओ और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर बनाओगे तो ऐसे 3 पोजीशन होगा, ऐसे 3 पोजीशन होगा। उनमें से 3 पोजीशन में से पहले में कितना ऑप्शन है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ 6 जितना है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 6 है। अब यहां पर जो डिजिट आ चुका है वो अब नहीं आ सकता है इस जगह में, इस जगह में नहीं आ सकता है ना।
तो यहां पर पॉसिबिलिटीज कितना है, 5 पॉसिबिलिटीज है। अब ये जो यूनिट डिजिट है यहां पर तो ना यहां पर जो है वो आ सकता है, ना यहां पर जो है वो भी आ सकता है। तो यूनिट डिजिट के लिए पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास ओनली है कि 2, 4, 6 में से कोई एक हो, 2, 4, 6 में से कोई एक हो, इसके अलावा और कोई नहीं। ना तो 1 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है। अगर हो जाए तब वो इवन नंबर नहीं रहेगा। तो इतना तो क्लियर है कि इसका पॉसिबिलिटीज होगा 3, बट इनमें से कोई ना कोई एक तो यहां पर भी तुम लिए हो ना, इनमें से किसी ना किसी एक को, किसी ना किसी एक को तुम तो यहां पर ले चुके हो ये 3 में से, तब इसीलिए इसका Yes. पॉसिबिलिटीज होगा 2। तो टोटल इसका Yes, आंसर हो sir. जाएगा 6, 5 और 2 टोटल 60। और इतना सबको मारो गोली, 120 आंसर आया है। हमेशा याद रखना ऑड नंबर होगा इसका आधा, टोटल नंबर इतना है तो इसका आधा ऑड और आधा इवन, 120/2, आधा ऑड आधा इवन, इसीलिए आंसर है 60। जिसको ये समझ में आया वैसे समझ सकते हो कि यहां पर पोजीशन होगा 6 पोजीशन, यहां पर होगा 5 पोजीशन, और यहां पर 3 है, 3 में से ऑलरेडी एक को यहां पर कंसीडर कर चुके हो, माने यहां पर 2 होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 6, 5 और 2 टोटल होगा 60। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ, आप मैं कितना नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं तुम लोगों को? थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे कि फाइंड आर इक्वल टू जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड एन, फाइंड आर, ये सब सिंप्लीफिकेशन है। चलो मैं फाइंड एन जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए मैं उसको कर देता हूं। फाइंड एन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में कर देता हूं, और फिर एक लेटर वाले प्रॉब्लम एक करता हूं, वर्ड वाला बहुत सारा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं अभी कर देता हूं, और उसके बाद एक लेटर वाला प्रॉब्लम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि गिवन दैट n-1 p3 और n p4 इक्वल टू 1:9, गिवन दैट n-1 p3 रेशियो दिया गया है डिवाइडेड बाई n p4, शायद n p4 डिवाइडेड बाई n p4 इक्वल टू 1:9, यही दिया हुआ है। तुम्हें बोला गया है कि n का वैल्यू निकाल के दिखाओ, सबका वैल्यू रिप्लेस करो ऊपर वाले फॉर्म में। np3 का वैल्यू होगा n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 -3 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले वैल्यू का देखो, ये ऊपर का ही केवल वैल्यू लिख रहा हूं, n-1 फिर इससे -3 जितना होगा उसका होल फैक्टोरियल। क्लियर है ऊपर वाले वैल्यू? Yes, sir. सिमिलरली नीचे भी होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-4 का होल फैक्टोरियल, और ये टोटल ये इक्वल टू 1/9। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये फैक्टोरियल को डील करने का एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, वो हम सीखने वाले हैं। फैक्टोरियल को डील करने का एक तरीका है। तो ये हो जाएगा n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहां पर नीचे होगा n-4 का होल फैक्टोरियल, और इनटू प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा n-4 का होल फैक्टोरियल, और नीचे ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, उल्टा हो जाएगा ना, इसी इक्वल टू 1/9। अरे फ्रैक्शन में a/b डिवाइडेड बाई अगर c/d होता है तो a/b प्रोडक्ट हो जाएगा ना d/c। तो Yes, sir. a भी है n-4 का होल फैक्टोरियल, a गायब, इसके साथ दोनों तो बराबर टर्म है, दोनों गायब। अब ऊपर है n-1 का होल फैक्टोरियल और नीचे है फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल टू 1/9। अब बताओ n फैक्टोरियल और n-1 का होल फैक्टोरियल में से क्या रिलेशन है? देखो ये फैक्टोरियल को डील करने का तरीका है। देखो इन दोनों में से छोटा टर्म कौन होगा? n और n-1 में से छोटा कौन है? बड़ा कौन है? n-1 छोटा है, n बड़ा है। इसका मतलब है कि ये फैक्टोरियल n में ही ऑटोमेटिकली n-1 का होल फैक्टोरियल इसी में छुपा हुआ है, इसी में n-1 का होल फैक्टोरियल छुपा हुआ है। एक एग्जांपल से समझाए तो
जैसे मान लो कि 10 और 8, तो ये जो फैक्टोरियल 10 होगा इसी में फैक्टोरियल 8 भी छुपा हुआ है। कैसे? फैक्टोरियल 10 इक्वल टू 10 इंटू 9, उसके बाद 8 से लेके 1 तक होगा ना, जो है ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल 8। अंडरस्टूड लॉजिक? Yes, sir. Yes. यस तो ये जो n फैक्टोरियल है इसी में ही n माइनस 1 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। अब बताओ n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, इसी हिंट से बताओ नीचे वाले n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाए ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए। n माइनस 1 होल फैक्टोरियल, अब नीचे n को कैसे लिखेंगे? N into n minus 1 minus the 1. whole factorial. गुड 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 गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था, n इंटू एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल। अब मान लो यहां पर 5 रहता, n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल रहता, तो तुम चले जाते n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, प्रोडक्ट ये सब, उसके बाद n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, यही हम लोग करते। दिस इज इक्वल टू 1/9। अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो बचा और n इक्वल टू 9, यही हो गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इधर केवल n बचा है नीचे और 9n क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n इक्वल टू 9 आंसर, यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये होगा। अब सिमिलरली आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो होमवर्क है, होमवर्क करना क्वेश्चन नंबर 7 को, और जितने भी नंबर वाले प्रॉब्लम है ये सबको कंप्लीट करना। वर्ड वाला प्रॉब्लम मैं कल दिखाऊंगा, कल वर्ड वाले जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास है तुम लोगों का, तो वर्ड वाले जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है? Yes, sir. एनी डाउट? कोई डाउट हो तो एक बार बताओ। ये सब क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़ना और बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखना, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना, सब सॉल्व एग्जाम्पल देखना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर तुम करो तो बहुत अच्छा लगेगा सीखने में, ठीक है? बाकी मैं वर्ड वाला जितने भी प्रॉब्लम है ये सब मैं कल कराऊंगा, एग्जाम्पल में कराऊंगा। होमवर्क रहेगा अभी 7 तक, जो कर सकते हो वो पूरा कर सकते हो, 8, 9, 10, 11 सब कंप्लीट करो, बाकी आगे मैं कराऊंगा। सर हाँ बोलो। सर जीरो जीरो का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है सर? ये मैथमेटिकल एजम्पशन है, कुछ जगह पे एजम्पशंस, मैथमेटिकल एजम्पशंस लेके चलना होता है। जैसे जीरो का फैक्टोरियल जो है, ये बोले हैं, मैं भी क्लास में बताना भूल गया था कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा। हम तो अगर एक से बड़ा कोई नंबर ले रहे हैं या फिर एक ले रहे हैं तब तो प्रोडक्ट लेते हैं अप टू 1, बट जीरो का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप प्रोडक्ट अप टू 1 कहां से होगा, नहीं हो पाएगा। सो ये जितने भी फैक्टोरियल के थ्योरम है, फैक्टोरियल के कैलकुलेशन है, उस जगह पे बैलेंस करने के लिए जीरो का फैक्टोरियल स्टैंडर्ड इसको माना गया है कि इट इज 1, फैक्टोरियल जीरो इट इज इक्वल टू 1। दीज आर मैथमेटिकल एजम्पशन, कुछ जगह पे हर एक बैलेंस ये करने के लिए इसीलिए माना गया है इसको। या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक प्रूफ भी इसका समझ सकते हो अगर प्रूफ लेना चाहते हो। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर तुम उठा लो, कोई भी एक नंबर माने, जैसे तुम मैंने उठाया 8, जीरो कैसे, 8 नहीं, 8 थोड़ा सा बड़ा हो गया। मान लो जीरो को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज 1 माइनस 1, इसका फैक्टोरियल है ना। जीरो को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। Yes, sir. यस सर। या फिर जीरो को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल मीन्स 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो कि जीरो फैक्टोरियल इज 1। तो जीरो का फैक्टोरियल जो है इट इज ए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में माना गया है कि ये 1 ही है। इसको अगर ना मानते तो बहुत सारे कैलकुलेशन रुक जाता मैथमेटिक्स का, इसीलिए माना गया है कि जीरो फैक्टोरियल इज 1, इट इज ए स्टैंडर्ड। यही एक फैक्टोरियल में है जहां पर माना गया है, बाकी 1 फैक्टोरियल तो है ही, 1 उसका वैल्यू होगा। और नेगेटिव फैक्टोरियल का तो कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव का तो नहीं निकालते हम लोग, नेगेटिव नंबर्स का। सो जीरो फैक्टोरियल इज ओनली एजम्पशन जिसका वैल्यू है 1। एनी मोर डाउट? और कोई डाउट? No doubts. Okay, if you have no doubt you can leave, class is over. Have a good day everyone. Thank you, sir.